Hello everyone, welcome to the Competition Guru Coaching Center. I am Dr. Ritu Som. Today I am going to discuss with you a biochemistry topic, that is protein and amino acids. As you all know, what is amino acids? As the name implies, amino acids, it contains alpha amino group and alpha carboxyl group. Also, amino acid serves as a building blocks of protein. Building blocks of protein. दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स. But as the name implies, it contains alpha amino group and alpha carboxyl group. So what is the general structure of amino acid? So the general structure of amino acid is, it contains alpha amino group, that is NH3 plus. It contains carboxyl group, that is this, and R is a side chain. All the four groups are attached to the single carbon, which is known as C alpha carbon. So this carbon atom is called C alpha carbon atom. So in all the alpha amino acids, all amino acids has the similar structure of amino acids, but exceptions are always there. So exception से always question पूछा जाता है कि जितने भी हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं वो 20 के 20 अमाइनो एसिड्स में आपका सेम सिमिलर स्ट्रक्चर होता है. ये जनरल स्ट्रक्चर को वो शेयर करते हैं, बट आपका एक्सेप्शन आता है प्रोलीन. सो प्रोलीन में क्या डिफरेंस है? प्रोलीन और बाकी अल्फा अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि जो आपका प्रोलीन होता है इसमें आपका एक सेकेंडरी अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं इम्यूनो एसिड. ठीक है, तो हमारे जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स, उनका जनरल स्ट्रक्चर सेम होता है, बट एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर. सो प्रोलीन में हमारा एक सेकेंडरी अमाइनो एसिड्स होता है जिसे हम बोलते हैं इम्यूनो एसिड्स. और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है CSIR में कि प्रोलीन में आपका कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है. सो प्रोलीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है. अगर ये R ग्रुप आपका H हो जाए, सो क्या होगा कि ये अगर ये R ग्रुप आपका H होगा तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है ग्लाइसिन का. सो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है ग्लाइसिन का. बट प्रोलीन में क्या होता है, इसमें सेकेंडरी अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, तो जो आपका ये स्ट्रक्चर होगा वो आपका होगा ये. तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है प्रोलीन का. देन हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स, जिनसे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है आपका अमाइनो एसिड का, वो होता है कि जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं दे आर amphiprotic in nature. What does mean? It means it can act as acid. Also, it can act as base. हमारा जो अमाइनो एसिड होता है वो एसिड और बेस दोनों की तरीके से बिहेव कर सकता है. ऐसा क्यों है? बिकॉज एज वी ऑल नो कि अमाइनो एसिड में हमारा अल्फा अमीनो ग्रुप होता है और एक अल्फा कार्बोक्सिल होता है.
उसमें हमारा अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड जो होता है आपका एम्फीप्रोटिक इन नेचर होता है, दैट कैन एक्ट एज एन एसिड और बेस. So we can say that the ionization of the state of amino acid varies with the pH. Means अगर हम pH का वेरिएशन करेंगे तो हमारे अमाइनो एसिड का आयोनाइजेशन भी चेंज होगा. लुक एट दिस कि कैसे हमारे आयोनाइजेशन चेंज होता है. जो जनरल स्ट्रक्चर होता है अमाइनो एसिड का, दैट इज सी अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप अमाइनो ग्रुप. दिस इज, ये आपका अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है फिजियोलॉजिकल पीएच पे. हमारा जो फिजियोलॉजिकल पीएच होता है वो होता है हमारा 7. इट इज नियर अबाउट न्यूट्रल पीएच. सो अब अगर हम इस अमाइनो एसिड को किसी एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दें जिसका पीएच लो है, लो पीएच में डाल देंगे तो क्या होगा. और सिमिलरली अगर हम इसको हाई पीएच में डाल देंगे तो आपका क्या होगा. लो पीएच है, इट मींस एसिडिक सॉल्यूशन है और पीएच जो है आपका वो लेस देन 7 है. सो इसमें आपका प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगा. प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, इट मींस आपका प्रोटोनेशन होगा. प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ प्रोटॉन आयंस. सो जो स्ट्रक्चर होगी वो आपकी होगी तो ये आपका प्रोटोनेशन हो गया. तो जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका प्रोटोनेशन होने के बाद वो अनचार्ज्ड हो गया, बट जो अल्फा एमिनो ग्रुप है उस वो ऑलरेडी प्रोटोनेटेड है. सो इसमें अगर हम बात करें कि जो ओवरऑल चार्ज है अमाइनो एसिड का वो क्या है, तो ओवरऑल चार्ज जो है वो हमारा क्या होगा, इट मींस जो नेट चार्ज होगा वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा. राइट. तो लो पीएच पे आपका प्रोटोनेशन हो जाता है. उसके जस्ट अपोजिट हाई पीएच पे आपका क्या होगा, प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, तो आपका जो होगा ये डी प्रोटोनेशन होगा. यहाँ पर डी प्रोटोनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ प्रोटॉन आयन. तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका बनेगा सी अल्फा. इसके पास तो प्रोटॉन आयन है नहीं, तो हमारा प्रोटॉन आयन कहाँ से रिमूव होगा, अमाइनो ग्रुप से. तो दैट इज NH2. तो ओवरऑल जो चार्ज होगा अमाइनो एसिड पे वो हमारा ओवरऑल चार्ज क्या है, नेगेटिव. तो ये हमारा होगा नेगेटिवली चार्ज्ड. तो इसका जो ओवरऑल नेट चार्ज होगा अमाइनो एसिड का वो नेगेटिव होगा और जितना नंबर होगा वो उसका नंबर हो जाएगा. दैट इज इट मींस इट हैज -1 नेट चार्ज. बट एट द फिजियोलॉजिकल पीएच विच इज 7, उसमें आपके दोनों आयन प्रेजेंट है, प्लस भी है और माइनस भी है. तो हम इसको बोलते हैं डबल आयन फॉर्म. इसको हम बोलते हैं डबल आयन फॉर्म और इसको हमने एक स्पेसिफिक टर्म दिया है जिसका नाम है ज्वीटर आयन. सो हम बोल सकते हैं कि अमाइनो एसिड जो होता है वो हमारा ज्वीटर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बिकॉज न्यूट्रल पीएच पे हमारा अमाइनो एसिड में प्लस और माइनस दोनों चार्ज प्रेजेंट है. इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि वो डबल आयन फॉर्म में, यानी कि मीन्स हमारा ज्वीटर आयनिक फॉर्म पर है. लेकिन अगर हम लो पीएच करते हैं, लो पीएच मीन्स एसिडिक पीएच, इट मीन्स कि आपका जो प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत हाई होता है, तो यहाँ पर आपका प्रोटोनेशन होगा. और बेसिक पीएच में यहाँ पे आपका प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, तो आपका डी प्रोटोनेशन होगा. और जो ओवरऑल नेट चार्ज होगा आपका अमाइनो एसिड का वो निगेटिवली चार्ज्ड होगा. सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. In other words, we can also say that कि अमाइनो एसिड जो होता है वो हमारा एम्फोटेरिक भी होता है इन नेचर.
राइट। एम्फोटेरिक का मतलब भी क्या होता है, उन सब्सटेंस को हम एम्फोटेरिक बोलते हैं दैट कैन आइदर बिहेव एज एन एसिड और अ बेस। सो अमाइनो एसिड का प्रॉपर्टी होता है कि वो एसिड और बेस दोनों की तरीके से बिहेव कर सकता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जितने भी हमारे अमाइनो एसिड होते हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। इट कैन एक्ट एज एसिड और बेस, ये आपका दोनों की तरीके से बिहेव कर सकता है। सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आता है उसके बाद हम बात करेंगे इसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। इसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी वो होता है विच हैज एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मीन्स कोई आप सब्सटेंस लीजिए, सपोज कीजिए, लेकिन कौन से सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी होता है, ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होता है, ये उन कंपाउंड्स में या उन मॉलिक्यूल का ये प्रॉपर्टी होता है जिसमें आपका कायरल मॉलिक्यूल होता है। तो जितने भी कायरल मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं। और अब आपका कायरल मॉलिक्यूल से यहाँ क्या मतलब है, कायरल मॉलिक्यूल इट मीन्स इसमें कुछ एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होगा। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, अब एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड होता है। लाइक दिस इज, सपोज दिस इज, ये जो कार्बन एटम है ये आपका एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा, बिकॉज ये 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है। यहाँ पे नोट करने वाला बात यह है कि जितने भी हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बट एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, जो कि एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है कि आपके सारे अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बट 1 अमाइनो एसिड आपका ऐसा होता है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। एक्सेप्शन के तौर पे नाम आता है ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन एक ओनली अमाइनो एसिड ऐसा है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं होता। बिकॉज क्यों नहीं होता, क्योंकि जो इसका R ग्रुप होता है वो वहाँ पर क्या होता है, H होता है। तो आपके 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं हुए, इट मीन्स इसमें एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है तो वो कायरल मॉलिक्यूल होगा ही नहीं, कायरल मॉलिक्यूल नहीं होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही नहीं। और ये जो प्रॉपर्टी होती है ऑप्टिकल रोटेशन को शो करने की, इसको हम मेजर कर सकते हैं। इसको हम मेजर कर सकते हैं किससे, इसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पोलैरीमीटर। तो पोलैरीमीटर की हेल्प से हम ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर कर सकते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, नथिंग इज डिफरेंट, इट इज अ एबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड टू रोटेट प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इट इज अ एबिलिटी ऑफ कंपाउंड टू रोटेट द प्लेन ऑफ plane polarized light, plane polarized light। क्या होता है, इसको डायग्राम से समझिए। ये देखिए, ये हमारा होता है नॉर्मल लाइट, ये हमारा होता है नॉर्मल लाइट, दिस इज, ये हमारा नॉर्मल लाइट है। और यहाँ पे हमने क्या करा, एक पोलराइजर लगा दिया, ये हमारा है पोलराइजर।
पोलराइजर लगाने के बाद क्या होगा, ये जो नॉर्मल लाइट होगा ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस पोलराइज्ड लाइट को अब हम किसी ऐसे सॉल्यूशन के थ्रू पास कराते हैं जिसमें कि आपका, या फिर किसी ऐसे सैंपल के थ्रू हम पास कराते हैं जिसमें कि आपका कायरल कंपाउंड हो, तो क्या होगा? कायरल कंपाउंड होगा तो जो आपकी लाइट होगी, आइडियली ये लाइट क्या है, इस फॉर्म में है। तो जैसे ही ये कायरल कंपाउंड, जैसे ही ये इस सैंपल के थ्रू पास होगी, सो इसमें आपका कायरल कंपाउंड है, तो इसका टेंडेंसी होगा कि ये समवॉट रोटेट कर जाएगा किसी एंगल में। मीन्स ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट था ये आपका रोटेट कर गया, बिकॉज कायरल कंपाउंड है एंड इट हैज एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो डायरेक्शन के बेसिस पे अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर राइट साइड रोटेट हुई तो क्या होगा, और लेफ्ट साइड रोटेट हुई तो क्या होगा। सो डायरेक्शन क्या होगा रोटेशन का, रोटेशन का डायरेक्शन क्या होगा उसके बेसिस पे, अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट मीन्स क्लॉक के फॉर्म में, मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, अगर मीन्स राइट डायरेक्शन में आपका रोटेट करती है, या फिर काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स लेफ्ट साइड में आपका रोटेट करता है, तो ये लाइट आपका लेफ्ट साइड में भी रोटेट कर सकती है, और ये प्लेन पोलराइज, ये जो लाइट है ये आपका लेफ्ट साइड में भी आपका रोटेट कर सकते हैं। इसके बेसिस पे हम बोलेंगे कि ये लाइट अगर राइट में होती है रोटेट, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, तो हम इसको बोलते हैं, इट इज नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करती है, तो हम इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। इसको आप डिनोट करते हैं L और माइनस साइन से भी, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल स्मॉल d एंड प्लस साइन से। जैसे कि आपसे पूछा गया है, आपसे लास्ट एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया सारे अमाइनो एसिड्स जो होते हैं आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बट एक्सेप्शन होता है आपका ग्लाइसिन। ठीक है, सो ग्लाइसिन एक ऐसा ओनली अमाइनो एसिड है जो कि आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। इट मीन्स वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर ही नहीं सकता। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है ऑप्टिकल रोटेशन का वो होता है ठीक है, ये जो A है ये होता है आपका ऑप्टिकल रोटेशन इन डिग्रीज, प्लस ये जो C है ये होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसका यूनिट होता है ग्राम पर ml, और जो ये L होता है ये आपका पाथ लेंथ होता है। बट ये जो पाथ लेंथ होता है आपका ये डेसीमीटर में होता है। प्लस ये अल्फा क्या होता है, बेसिकली ये आपका एक ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन होता है
स्पेसिफिक रोटेशन होता है किसी भी कंपाउंड का जो ऑब्जर्व्ड है, इट मीन्स ये एक्सपेरिमेंटल और रेफरेंस वैल्यू होता है, जिसका पाथ लेंथ जो होता है 1 डेसीमीटर होता है और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होता है 1 ग्राम पर ml, राइट। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो ऑप्टिकल रोटेशन को। तो इन टर्म हम बोल सकते हैं कि जो ये आपका ऑप्टिकल रोटेशन है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, ये आपका वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। सेकंड, ये आपका पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है। थर्ड, आपके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है सॉल्यूशन की। उसके बाद आपका ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, किस सॉल्वेंट में आपने सैंपल को डिसॉल्व किया है, ये उस पे डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट जो सब सेक्शंस हैं उसमें आता है, हम बात करेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अमाइनो एसिड का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। हम अगर अमाइनो एसिड की बात करें तो अमाइनो एसिड का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, या जो जितने भी अमाइनो एसिड आपके प्रेजेंट होते हैं नेचर में, वो दो कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं हम एनंटियोमर्स, ठीक है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, बिकॉज ये दो कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस दो टाइप से हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं अमाइनो एसिड का या किसी भी मॉलिक्यूल का। यहाँ मैं इन जर्नलाइज्ड वे में कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रही हूँ। एक आता है आपका डीएल सिस्टम और कॉन्फ़िगरेशन में एक आता है आपका आरएस कॉन्फ़िगरेशन, आरएस सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीएस सिस्टम क्या होता है, डीएस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इसमें हम एक रेफरेंस कार्बन की हेल्प से कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। इसमें जो हमारा रेफरेंस कार्बन होगा उसकी हेल्प से हम डायरेक्शन के बेसिस पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कैसे, देखिए, सपोज ये आपका एक मॉलिक्यूल है, और यहां मैंने एक प्लेन मिरर लगा दिया है। ये है आपका ग्लिसरल एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, ग्लिसरल एल्डिहाइड। और अगर मैं इसको प्लेन पोलराइज्ड, ये है आपका मिरर प्लेन, ये आपका मिरर आपने लगा दिया, तो आपका क्या होगा, मिरर के दूसरे साइड आपका जो इसका इमेज होगा वो आपको ऐसे दिखेगा। तो अब हम कैसे बताएंगे कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन डी है या कौन सा कॉन्फ़िगरेशन एल है। अगर आपका OH जो है, ये OH राइट साइड में होता है, और यहाँ देखिए यहाँ का आपका जो OH है वो है लेफ्ट साइड में, तो कौन से ग्लिसरल एल्डिहाइड को हम बोलेंगे कि ये डी फॉर्म है और किस ग्लिसरल एल्डिहाइड को हम ये बोलेंगे कि ये एल फॉर्म है। तो जब आपका OH जो होता है वो राइट साइड में होता है, इसे हम बोलेंगे डी फॉर्म। लेकिन अगर हमारा जो OH ग्रुप है ये लेफ्ट साइड में होता है, इसे हम बोलेंगे एल फॉर्म। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टम की, जिसे हम बोलेंगे आरएस सिस्टम। आरएस सिस्टम में क्या होता है, इसमें हमारे मोर देन 1 कायरल सेंटर होते हैं, मोर देन 1 कायरल सेंटर होते हैं,
तब हम RS सिस्टम का यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, अब मोर देन वन कायरल सेंटर है तो उसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसमें हम डिफाइन ऐसे करेंगे, अब मोर देन वन कार्बन का सेंटर है तो हम कायरल सेंटर पर ध्यान नहीं देंगे। अब हम वैसे कैसे करेंगे, अब हम एक प्रायोरिटी रूल हम यहाँ यूज़ करते हैं, और ये जो प्रायोरिटी रूल है ये डिपेंड करता है आपके एटॉमिक नंबर पर। जितना ज़्यादा आपका एटॉमिक नंबर होगा उतना ज़्यादा आपका प्रायोरिटी मिलेगा उसको। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि आपका ये है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अब इसका नंबरिंग कीजिए। हम नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 2 इसको देंगे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, और नंबर 3 इसको देंगे। दूसरे तरीके में, दूसरे स्ट्रक्चर में देखिए, यहां पर भी आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इनकी नंबर कीजिए 1, 2 एंड 3। तो अगर हम नंबर को फॉलो करते हैं तो ये हमारा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेफ्ट, मींस काउंटर क्लॉकवाइज। और नंबरिंग में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका राइट साइड में मूव कर रहा है। तो अगर ये राइट डायरेक्शन में हम प्रायोरिटी इस तरीके से जा रही है तो हम इसको बोलेंगे आर टाइप है, आर कॉन्फ़िगरेशन है ये, ठीक है। और इसे हम बोलेंगे ये एस कॉन्फ़िगरेशन का है। आर मीन्स होता है रेक्टस, रेक्टस मीन्स राइट, और एस मीन्स होता है सिनिस्टर, मीन्स लेफ्ट, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। सो अब हम बात करते हैं अमाइनो एसिड में। तो जो भी हमारे, मैंने 2 सिस्टम की बात की, DL सिस्टम और RS सिस्टम। अमाइनो एसिड के केस में मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड जो होते हैं वो हमारी L अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन जितने भी नेचुरली अक्रिंग अमाइनो एसिड होते हैं वो L फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और सिंथेसाइज्ड होते हैं राइबोसोमिकली। राइबोसोमिकली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन होते हैं। बट जो D फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड होता है ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली अक्रिंग तो हमारे L फॉर्म होती हैं, तो हमारी जो D अमाइनो एसिड होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये पूछा गया है कि आपके D अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं एंटीबायोटिक्स में, प्लस टेट्रापेप्टाइड चेन इन पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। ठीक है, ये नोट लिख लीजिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो नेचुरली अक्रिंग अमाइनो एसिड होता है वो L फॉर्म होती है, बट जो D अमाइनो एसिड फॉर्म होती है वो कहाँ पर मिलती है, वो प्रेजेंट होती है एग्जाम्पल के तौर पर एंटीबायोटिक्स में प्रेजेंट होती है और आपका टेट्रापेप्टाइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम RS के केस में बात करें तो जितने भी नेचुरली अक्रिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं, मीन्स जितने भी L अमाइनो एसिड होते हैं वो S फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं नेचुरली। बट यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, इसको नोट कीजिए। एक्सेप्शन हमारा ये है कि जो हमारा L सिस्टीन होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में, वो हमारा प्रेजेंट होता है R कॉन्फ़िगरेशन में। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज ये सिस्टीन है और इसमें आपका सल्फर प्रेजेंट होता है, और सल्फर है, इसका एटॉमिक नंबर हाई है, एटॉमिक नंबर जितना हाई उतना प्रायोरिटी उसको पहले मिलेगा नंबरिंग में। सो दैट्स वाई जो हमारा L सिस्टीन जो होता है वो आपका R कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट सब सेक्शन हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइनो एसिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो पहला जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे कि जो आपका एमाइनो एसिड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड और दूसरा होता है आपका नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। तो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड क्या होते हैं? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं आपके प्रोटीन सिंथेसिस में, और टोटल हमारे 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं। बट जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं ये भी आपके नेचुरली होते हैं, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, बट ये आपके नॉट राइबोसोमिकली सिंथेसाइज्ड। मीन्स ये आपके एनकोड नहीं होते या इनकॉर्पोरेटेड नहीं होते राइबोसोम के थ्रू। ठीक है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होता है ये पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, और जो टोटल नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपके होते हैं 22। जो नॉर्मल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, एज वी ऑल नो, हम यहाँ बात करेंगे एक्सेप्शन के जिससे क्वेश्चंस आते हैं। 20 अमाइनो एसिड सबको मालूम होता है। नोट लिखना, नोट में लिखिए कि जो आपका 21st अमाइनो एसिड होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका सिलीनोसिस्टीन। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे सिलीनोसिस्टीन की। ये सिलीनोसिस्टीन होता क्या है? सिलीनोसिस्टीन होता क्या है? ये आपका स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है सिस्टीन के। ठीक है, प्लस इसमें आपका सेरीन प्रेजेंट होता है, सॉरी सिलेनियम प्रेजेंट होता है। ये आपका स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है सिस्टीन के, और इसमें आपका सिलेनियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है कि ये आपका कोड होता है कोडेड बाय अ स्टॉप कोडॉन। ठीक है, ये आपका कोड होता है एक स्टॉप कोडॉन से। उस स्टॉप कोडॉन का नाम हमारा क्या है? UGA। सो नेक्स्ट हम बोल सकते हैं इसका एंटी कोडॉन क्या होगा? ये एक स्टॉप कोडॉन से होता है कोड, और इसका जो एंटी कोडॉन होगा दैट इज UCA। अब सिलीनोसिस्टीन हमारा प्रेजेंट कहाँ होता है? एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं कि ये जो सिलीनोसिस्टीन अमाइनो एसिड होता है ये हमारा प्रेजेंट होता है एंजाइम है जिसका नाम आता है ग्लूटाथायोनीन peroxidase and formate dehydrogenase। ये ऐसे दो एंजाइम होते हैं जिसमें आपका सिलेनोसिस्टीन प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट एक्सेप्शन केस है वो है आपका 22nd अमाइनो एसिड कौन सा होता है। जो 22nd अमाइनो एसिड होता है वो होता है आपका पाइरोलाइसिन, और ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है लाइसिन के। ठीक है, और ये अमाइनो एसिड भी आपका एक स्टॉप कोडॉन से कोड होता है। उस स्टॉप कोडॉन का नाम है UAG, और ये जितने कुछ बैक्टीरियल प्रोटीन में आपको ये अमाइनो एसिड मिल जाएगा।
ये अमाइनो एसिड आपके बैक्टीरियल प्रोटीन में प्रेजेंट होता है और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं बिकॉज ये आपके स्टॉप कोडोन से कोड होने वाले अमाइनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन है आपका। अमाइनो एसिड में एक R होता है, एक R ग्रुप होता है। उस R ग्रुप की बेस्ड ऑन polarity of R group, polarity of R group, एक फर्दर क्लासिफिकेशन हम अमाइनो एसिड्स का करते हैं, वो होता है नॉन पोलर एंड पोलर अमाइनो एसिड। नॉन पोलर में भी हम डिफाइन करेंगे एरोमेटिक और एलिफेटिक। अब पोलर है, पोलर को भी हमने फर्दर क्लासिफाइड किया अनचार्ज्ड एंड चार्ज्ड। अब चार्ज्ड भी फर्दर डिवाइड हो सकता है, निगेटिवली चार्ज्ड या फिर पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो जितने भी हमारे 20 अमाइनो एसिड्स हम मिलते हैं उसको हम इस क्लासिफिकेशन पे बेस्ड ऑन द पोलैरिटी ऑफ द आर ग्रुप हम पोलर और नॉन पोलर में डिवाइड करते हैं। नॉन पोलर में भी दो कैटेगरी हैं, एरोमेटिक और एलिफेटिक। पोलर में भी हमने फर्दर क्लासिफाइड किया अनचार्ज्ड और चार्ज्ड। चार्ज्ड जो है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड भी होता है और निगेटिवली चार्ज्ड होता है। निगेटिवली चार्ज्ड में कौन सा अमाइनो एसिड आते हैं? वो आते हैं आपका एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से हम इन्हें एसिडिक अमाइनो एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पॉजिटिवली है ये इसमें आपका आता है लाइसीन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड। अब इसको बेसिक क्यों बोलते हैं, इसको एसिडिक क्यों बोलते हैं, उसका एक रीज़न है, बिकॉज इनमें आपका कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसमें आपका अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी बेसिस पे इसको एसिडिक अमाइनो एसिड। और ये पूछा जाता है कई बार आपसे क्लासिफिकेशन में कि नाम बताइए कौन कौन से एसिडिक हमारे अमाइनो एसिड हैं, तो हमारे सिर्फ दो ही अमाइनो एसिड जो होते हैं वो आपके एसिडिक होते हैं। एसिडिक में आता है आपका एस्पार्टिक होता है और ग्लूटामिक एसिड होता है। बेसिक अमाइनो एसिड में आपका लाइसिन होता है, हिस्टिडीन होता है और आर्जिनिन होता है। अब हम बात करते हैं अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड की। अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड में आता है आपका सेरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, एस्पेराजीन, ग्लूटामाइन और सिस्टीन। हमारे एरोमेटिक में सिर्फ 3 अमाइनो एसिड आते हैं, टायरोसिन, फिनाइल एलानाइन एंड ट्रिप्टोफैन। एलिफेटिक अमाइनो एसिड में आपका आता है वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, एलानाइन, मिथ्योनिन और वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, एलानाइन और मिथ्योनिन, ठीक है। तो ये आपके क्लासिफिकेशन हो गया। तो इसमें जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके चार्ज्ड से पूछे जाते हैं और एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड्स पे पूछे जाते हैं। ये बेसिक अमाइनो एसिड और ये आपका बेसिक अमाइनो एसिड और ये आपका है एसिडिक अमाइनो एसिड। अब कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पे जो अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो ये देखिए कि जो ट्रिप्टोफैन होता है उसमें इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिनाइल में
फिनाइल रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पर सिस्टीन में आइदर आपका सल्फ हाइड्रिल ग्रुप होगा या फिर थायोल ग्रुप होगा। इसको मेमोराइज करने के लिए हम एक टेबल की फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, क्योंकि सम टाइम ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस अमाइनो एसिड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। स्ट्रक्चरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम एक टेबल यहाँ पर बनाएंगे। हम एक टेबल में यहाँ लिख रहे हैं केमिकल नेचर ऑफ आर ग्रुप। केमिकल नेचर ऑफ आर ग्रुप। केमिकल नेचर ऑफ आर ग्रुप में, और यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल आता है। जैसे कि हमने बोला कि हमारे एलिफेटिक कौन से होंगे अमाइनो एसिड, वो आप निकाल लेंगे। एरोमेटिक में कौन से होंगे अमाइनो एसिड, वो आपको लास्ट क्लासिफिकेशन से पता चल जाएगा। अब हमसे पूछा जाए हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस में प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल के तौर पे सीरीन और थ्रियोनिन। सेकेंड आपसे पूछा जाए कार्बोक्सिल ग्रुप, ये आपका होता है एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड में। थर्ड आपसे पूछा जाए एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप जितने भी बेसिक अमाइनो एसिड होंगे, सपोज लाइसिन में। ठीक है। फोर्थ आपसे पूछा जाता है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, उसमें आपका नाम आता है मिथ्योनिन और सिस्टीन। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है इम्यूनो ग्रुप किस में प्रेजेंट होता है, वो आपका प्रोलीन में प्रेजेंट होता है। ग्वानिडियम रिंग किस में प्रेजेंट होती है, ये ग्वानिडियम रिंग आपकी प्रेजेंट होती है आर्जिनिन में। ये आपकी ग्वानिडियम रिंग जो होती है आर्जिनिन में प्रेजेंट होती है। इमिडाजोल रिंग किस में प्रेजेंट होती है, हिस्टिडीन में प्रेजेंट होती है। तो ये टेबल के फॉर्म आपके लिए याद करने के लिए आसान होंगे। इसमें हम नेक्स्ट आपका आता है कि हम यूवी रेज में, आपने देखा होगा डीएनए के स्ट्रक्चर सम एब्जॉर्बेंस शो करते हैं, ऐसे ही आपका प्रोटीन होता है जो कि सम एब्जॉर्बेंस शो करता है आपका यूवी रेडिएशन में। जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है प्रोटीन, एब्जॉर्प्शन जो शो करता है प्रोटीन यूवी रेस का, वो आपका करता है 280 नैनोमीटर पर। और जितने भी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं जो कि आपके नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, वो उनमें सिर्फ आपके 3 ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो आपका एब्जॉर्बेंस शो करते हैं यूवी लाइट से। उन अमाइनो एसिड के नाम है फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। सिर्फ यही अमाइनो एसिड आपका एब्जॉर्बेंस क्यों शो करते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक रिंग। बाकी आपका कोई भी अमाइनो एसिड एब्जॉर्बेंस शो नहीं करता है। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अमाइनो एसिड जो होता है कितने नैनोमीटर और कितने नैनोमीटर पर आपका एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल आता है आपका फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। जो आपका फिनाइलएलानाइन है ये आपका शो करता है 270 पर एब्जॉर्बेंस, 257 पे एब्जॉर्बेंस, ये करता है 274 पर, और ये आपका शो करता है 279 से 0.8 पर। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है CSIR में कि कौन से अमाइनो एसिड है जो कि
हाई वेवलेंथ पर एब्जॉर्बेंस शो करता है। तो आप एग्जाम्पल आंसर के तौर पे लिखेंगे ट्रिप्टोफैन। तो ये आपको टेबल याद करना पड़ेगा कि कौन सा अमाइनो एसिड कितनी वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है। फिनाइल 257, टायरोसिन 274 और ट्रिप्टोफैन जो कि हाईएस्ट लेम्डा पे आपका एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे पेप्टाइड्स की। पेप्टाइड में और एक पॉलीपेप्टाइड में क्या डिफरेंस होता है? पेप्टाइड किसको बोलते हैं? पेप्टाइड विच कंटेन्स मोर देन 2 अमाइनो एसिड्स, contains more than 2 amino acid. 2 amino acid, अगर 2 amino acid प्रेजेंट होंगे उस पेप्टाइड को हम क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड। सिमिलरली अगर 3 अमाइनो एसिड होंगे तो उसे हम बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड। बट अगर हमारे 12 से ज़्यादा बट लेस देन 20 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे उसे हम बोलेंगे ओलिगोपेप्टाइड। तो फिर हम पॉलीपेप्टाइड किसे बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड किसको बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो उसे हम पॉलीपेप्टाइड बोल देंगे। मैनी अमाइनो एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट हो उसको बोल देंगे हम, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड। अब यहाँ पे नोट कीजिए कि जितने भी आपके पेप्टाइड होते हैं वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, बट नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और इनकॉर्पोरेट होते हैं राइबोसोम से। उसमें एक अल्फा अमाइनो ग्रुप होता है और एक अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। एक यहाँ पे टर्म नोट कीजिए जिसका नाम है पेप्टाइड लिंकेज। क्या होता है पेप्टाइड लिंकेज? पेप्टाइड लिंकेज में आपका क्या होता है? अल्फा अमाइनो ग्रुप या अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है वो आपका अल्फा कार्बन से अटैच ना होकर के किसी और एटम से और या किसी और कार्बन से बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा पेप्टाइड लिंकेज किस में प्रेजेंट होता है? गामा ग्लूटामाइल एलानाइन। ये आपसे पूछा गया है कि पेप्टाइड लिंकेज जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका गामा ग्लूटामाइल एलानाइन। गामा ग्लूटामाइल में क्या होता है कि जो गामा का कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, गामा का ग्लूटामिक एसिड का जो अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो किससे अटैच्ड होता है? अमीनो ग्रुप ऑफ एनालाइन से।